प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको विकारी शब्दों का जो चौथा भेद क्रिया है उसके ऊपर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। मैंने पीछे के वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के ऊपर प्रकाश डाला था। उनका पद परिचय मैंने आपको समझा दिया था। अब मैं क्रिया के विषय में आपको समझाने जा रहा हूँ। बच्चों देखो, क्रिया तो पहले क्रिया कहते किसे हैं इसकी परिभाषा देखिए। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखें, जैसे गाय घास खा रही है तो इसमें क्रिया क्या है? खा रही है। दूसरा, लता गाती है। लता क्या कर रही है? गा रही है, तो गाती है। ये दोनों क्रिया होगी। अब देखो क्रिया के प्रकार। बच्चों, क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। तो पहले अकर्मक क्रिया के बारे में जानें। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़े, किस पर पड़े? कर्ता पर पड़ता है, बच्चों उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है तो पढ़ना होगी क्रिया, तो इसका जो फल है वो कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया, और इसमें कर्म भी नहीं है। इसी प्रकार मोर नाचता है, इसमें भी कर्म नहीं है, बल्कि क्रिया के व्यापार का फल कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। दूसरा भेद है क्रिया का सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है कि कर्म का होना उसमें जरूरी होता है, तो बच्चों उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके कुछ एक एग्जाम्पल हैं। राम ने रावण को मारा, तो यह क्रिया होगी मारा। तो इसके व्यापार का फल किसको मारा? किसे मारा? रावण को। तो यहाँ कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक। इसी प्रकार रेखा गाना गा रही है, क्या कर रही है वो? गाना गा रही है, तो क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ गया, तो यहाँ गाना कर्म है, क्रिया होगी गा रही है। इसी प्रकार मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? पढ़ना। क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ रहा है। इसी प्रकार माँ खाना बना रही है, तो क्रिया होगी बना रही है, इसके व्यापार का फल पड़ गया कर्म पर, तो यहाँ कर्म हो गया खाना, क्रिया हो गई बना रही है, तो यह हो गया सकर्मक क्रिया। अब देखो इन दोनों के बीच जो अंतर है, जो पहचान है, वो कैसे करोगे उसके विषय में मैं आपको समझा रहा हूँ। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक? विद्यार्थियों, यह जानने के लिए क्रिया के साथ क्या, कहाँ केवल जाना क्रिया के योग में लगा कर देखना हमें। तो क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, यह जानने के लिए क्रिया के साथ क्या, कहाँ, किसको या किसे लगाकर प्रश्न करने चाहिए। यदि इसके उत्तर जो आंसर है, जो उत्तर है, यदि संज्ञा या सर्वनाम में आता है तो क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर में कुछ नहीं आता तो क्रिया अकर्मक है। और यदि क्या और किसको का उत्तर दो अलग अलग पदों में आता है तो बच्चों वहाँ जो क्रिया है वो द्विकर्मक है, उसमें डबल ऑब्जेक्ट है। द्विकर्मक है, उसमें दो कर्म है। जैसे उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। सेंटेंस है, वाक्य है, बच्चा गाता है। प्रश्न बना लो, क्या गाता है? क्रिया के आगे लगा दिया क्या गाता है, तो इस सेंटेंस में उत्तर मिलेगा नहीं, कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए ये अकर्मक क्रिया। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बच्चा गीत गाता है, तो क्रिया का आगे लगा दो
क्या गाता है, तो आंसर मिलेगा गीत। किसको गा रहा है वो? गीत को गा रहा है, तो क्रिया हो गई सकर्मक। इसी प्रकार मोहित गया है, कहाँ गया है, उत्तर मिलेगा ना में। कहाँ गया, पता ही नहीं कहाँ गया है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। इसी को यदि मैं ऐसे लिख दूं, मोहित घर गया है, तो कहाँ गया है, घर गया, उत्तर मिला हाँ में कि घर गया है, इसलिए क्रिया होगी सकर्मक। तो ये ही अंतर है दोनों में। अब क्रिया के विकारी तत्व बच्चों देखो, पद परिचय में वाच्य और काल क्रिया के पद परिचय के अंग होते हैं, कि इनके विषय में भी बताना जरूरी होता है, वाच्य के विषय में और काल के विषय में, इसलिए इनका जो ज्ञान है वो बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए अब देखें वाच्य, इसकी परिभाषा देखें। वाच्य किसे कहते हैं? उस रूप रचना को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है या कोई अन्य घटक है। मतलब घटक भाई कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो बच्चों वो कहलाएगा वाच्य। अब इसके भेद देखें। वाच्य के दो भेद होते हैं, नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 अकर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा उसके देखें। जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को महत्व या प्रधानता दी जाती है, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है उसे कहेंगे हम कर्तृवाच्य। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और दूसरा भेद है अकर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में जो सेंटेंस दिए होते हैं, जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है बच्चों, वो कहलाएंगे अकर्तृवाच्य। अंग्रेजी में कहते हैं इसको पैसिव वॉइस। ठीक, तो वो अकर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। अब मैं देखो इनका अंतर बता रहा हूँ, उदाहरण देखें। कर्तृवाच्य देखो, कर्तृवाच्य रमेश ने चोरी नहीं की, रमेश ने चोरी नहीं की, तो ये हो गया कर्तृवाच्य। फिर है अकर्तृवाच्य। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दो, रमेश के द्वारा या रमेश से चोरी नहीं की गई, तो बच्चों ये बन गया अकर्तृवाच्य। अब आइए अकर्तृवाच्य के अंतर्गत दो भेद आते हैं, मतलब इसके भी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? दो भेद। एक कर्मवाच्य, दूसरा है भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य देखिए, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है, जो मुख्य विषय वो क्या होता है? कर्म होता है, वहाँ के रेखा से गीत गाया गया, बच्चों ये हो गया कर्मवाच्य। अब देखो भाववाच्य, जहाँ क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता अथवा कर्म न होकर भाव होता है, न कर्ता न कर्म, बल्कि क्या मिलेगा वहाँ पर? जो मुख्य बिंदु होता है वो होता है भाव, तो बच्चों वहाँ होता है भाववाच्य। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है भाववाच्य की, वो देखें कि भाववाच्य में जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो हमेशा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक क्रिया तथा अन्य पुरुष में रहती है। ये भाववाच्य में बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो क्रिया है वो हमेशा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। इसका उदाहरण देखो, जैसे सुरेश से चला नहीं जाता, सुरेश से चला नहीं जाता। तो बच्चों आगे देखें, उदाहरण देखें कि कैसे इनको परिवर्तित करते हैं, कैसे इनका वाच्य परिवर्तन होता है। तो यहाँ ऊपर दिया हुआ है, लता पुस्तक पढ़ेगी। अब इस कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे इसको कि लता से या के द्वारा या द्वारा, तीनों में से कोई एक लिखा जाता है, कोई एक लिख सकते हो। तो लता से पुस्तक पढ़ी जाएगी, लता से पुस्तक पढ़ी जाएगी। दूसरा देखो कर्तृवाच्य, राधा नहीं पढ़ती। अब इसको बदलना है भाववाच्य में,
किसमें परिवर्तित करना है इसको? भाववाच्य में। राधा से पढ़ा नहीं जाता, पीछे मैंने बताया था कि जो क्रिया है वो पुल्लिंग एक वचन अकर्मक क्रिया अन्य पुरुष में होती है। तो यहाँ देखो पढ़ती इकारांत है, स्त्रीलिंग है, अब इसका आकारांत, इसका पुल्लिंग बन गया जाता। पढ़ती पढ़ा नहीं जाता, तो ये पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, राधा नहीं पढ़ती, इस पूरे वाक्य में कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऊपर वाक्य में था, यहाँ ऑब्जेक्ट था, तो इसको कर्मवाच्य में बदल दिया, और इस कर्तृवाच्य को यहाँ बदल दिया भाववाच्य में कि राधा से पढ़ा नहीं जाता। तो बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब क्रिया के अंतर्गत हमें काल का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रिया का पद परिचय देंगे तो उसमें हमें काल बताना पड़ता है कि इसमें वर्तमान क्रिया है, भूतकाल क्रिया है या भविष्य क्रिया है। तो इसलिए देखें, पहले काल की परिभाषा देखें। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, उसके होने के समय का बोध, उसे हम काल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात इसके 3 भेद हैं, जैसे अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसी प्रकार देखो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जो समय बीत चुका हो, पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका हो वो भूतकाल कहलाता है। वर्तमान काल कि जो समय चल रहा है, मतलब प्रेजेंट टेंस। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, आने वाला समय, अर्थात इसको अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो काल के विषय में हमें बताना पड़ेगा, और कई बार हमें धातु का भी ज्ञान होना चाहिए, धातु के विषय में हमें बताना पड़ता है। तो धातु की परिभाषा देखें, क्रिया के मूल अंश को या क्रिया के मूल रूप को या मूल अंश को धातु कहते हैं। जैसे धातु देखो, खा धातु, पी, सो, जा आदि ये धातु हैं, और जब हम इनके साथ ना प्रत्यय जोड़ देंगे, जैसे खा का खाना, पी का पी में ना जोड़ दे पीना, सो से सोना, जा प्लस ना जाना, खेल प्लस ना खेलना, पढ़ प्लस में ना पढ़ से पढ़ना, तो जब हम इनके साथ ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये सामान्य क्रिया बन जाएगी। इस तरह से ये सिंपल ये धातु, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसके बाद अब कुछ एक उदाहरण देखो, क्रियापदों के परिचय के उदाहरण देखिए। सोहन कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। अब इसमें काट रहा था ये क्रिया है, इसका पद परिचय हमें देना है। तो काट रहा था, तो बच्चों देखो क्या काट रहा था? लकड़ी। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है। यदि उत्तर हाँ में मिले तो कर्म है, उत्तर ना में मिले तो कर्म नहीं है। तो हमने यहाँ क्रिया के आगे शब्द लगा दिया, क्या काट रहा था, तो उत्तर मिला लकड़ी। तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है, जो लकड़ी है इसमें कर्म है। तो ये सकर्मक क्रिया होगी। क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। काट रहा था, काट रही थी नहीं बल्कि काट रहा था, तो पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और वाच्य कौन सा हो गया? ये कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में हमें से द्वारा या के द्वारा लगाना आवश्यक होता है, और ये सीधा वाक्य दिया हुआ है इसलिए ये कर्तृवाच्य है। और काट रहा था, पहचान जान जाओगे, काट रहा था, तो ये भूतकाल की बात, इसलिए भूतकाल है। सोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, कर्ता है, और जो क्रिया है काट रहा था, ये कर्ता की क्रिया हो गई। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखो, मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। तो यहाँ क्रिया है चलता हूँ। अब इसका पद परिचय देखें, मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। तो बच्चों इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या चलता हूँ, कैसे चलता हूँ, वो तो क्रिया विशेषण में चले जाएंगे, परंतु यहाँ क्रिया का पद परिचय दे रहे हैं हम, इसलिए इसमें पूरे सेंटेंस में कहीं भी क्या नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्रिया होगी अकर्म क्रिया हो गई। चलता हूँ पुल्लिंग हो गया, और एक वचन हो गया,
वही सीधा वाक्य दिया इसलिए कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें कर्ता के बाद यदि से लगा दो, द्वारा लगा दो या के द्वारा लगा दो, उसको बदल दोगे तब वो कर्मवाच्य भाववाच्य बनता है। तो ये कर्तृवाच्य हो गया। मैं इसमें सब्जेक्ट है, मैं कर्ता है, और जो ये चलता है ये इस कर्ता की क्रिया होगी। और यदि टेंस बताना है, काल बताना है, चलता हूँ, तो बच्चों ये वर्तमान काल हो गया, सामान्य वर्तमान काल हो गया। बच्चों कई बार इसमें जो अन्विति जिसको हम प्रयोग कहते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ प्रयोग, कर्मणि और भावे। जैसे कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं ना, इसी प्रकार प्रयोग के भी 3 प्रकार होते हैं। इसकी डेफिनेशन है, क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुरूप प्रयोग को क्या कहोगे? अन्विति या प्रयोग कहेंगे हम। और हिंदी में इनका जो रूप निर्धारण है वो 3 प्रकार से होता है। देखो मैं समझा रहा हूँ। पहला है कर्तृ प्रयोग, इसमें कर्ता और क्रिया की अन्विति मिलेगी जब कर्ता परसर्ग, बच्चों परसर्ग कहते हैं विभक्ति, जैसा हम कारक पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, चाहे उसको परसर्ग कह लो चाहे उसको विभक्ति कह लो, तो जब कर्ता परसर्ग मतलब विभक्ति रहित होता है तब क्रिया किसके अनुसार मिलेगी? कर्ता के अनुरूप प्रयुक्त होती है। जो क्रिया वो कर्ता के अनुरूप प्रयुक्त होती है। इसमें क्रिया का जो लिंग है, वचन और पुरुष, वो कर्ता के अनुसार होगा। जैसे सेंटेंस देखो, सेंटेंस से स्पष्ट हो जाएगा। बालक स्कूल जा रहा है। अब यहाँ जो कर्ता है उसके बाद विभक्ति नहीं दी हुई, क्योंकि ऊपर लिखा है ना विभक्ति रहित होता है, तो कर्ता के बाद कोई विभक्ति नहीं है, तो बालक स्कूल जा रहा है। और इसमें जो क्रिया है वो लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही बदल रही है। इसी प्रकार हर्ष पड़ता है, तो ये तो हो गया कर्तृ प्रयोग। इसी प्रकार कर्मणि प्रयोग, यहाँ देखो जहाँ कर्ता में ने हो ये विभक्ति है, ने को ये विभक्ति है, से ये विभक्ति दी हुई है, तो आदि विभक्ति या आदि परसर्ग लगा हो तो इसके बाद कर्ता के बाद, और कर्म में कोई परसर्ग न हो, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कर्म होता है, उसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगी हो तो क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। तो वहाँ जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो कर्म के अनुसार लगती है। जैसे देखो, राम ने 4 आम खाए, यहाँ कर्ता में कहते हैं विभक्ति लगती है, तो राम के बाद विभक्ति आ गई ने, और कर्म में आम है कर्म, इसके बाद कोई विभक्ति नहीं लगी है, किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं है। कर्ता के साथ तो विभक्ति का प्रयोग है, कर्म में कोई विभक्ति नहीं है, तो बच्चों ये वाक्य हो गया कर्मणि प्रयोग का। किसका हो गया ये? कर्मणि प्रयोग का। अब आ जाओ भावे प्रयोग। यदि कर्ता में कोई परसर्ग लगा हो, मतलब सब्जेक्ट के बाद कोई परसर्ग कोई विभक्ति लगी हो, और कर्म में भी कोई विभक्ति लगी हो, कर्ता में भी कोई विभक्ति लगी हो, कर्ता के बाद कोई विभक्ति हो और कर्म में भी कोई विभक्ति हो, तो बच्चों वहाँ क्या है? क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। जैसे उदाहरण देखो, अशोक ने, यहाँ अशोक के बाद विभक्ति आ गई ने, तो कर्ता के बाद विभक्ति आ गई, कलिंग को रहा है, किसको रहा है? कलिंग को, तो कलिंग ये कर्म हो गया, इसके बाद भी विभक्ति आ रही है को, तो दोनों के बाद विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों ये हो गया भावे प्रयोग। इसमें एक बात ध्यान से देख लेना, जो मैंने स्टार बना के दिखाया हुआ है, क्रिया अकर्मक हो और जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसमें क्या विभक्ति लगी हो? से लगा हो। कौन सी विभक्ति लगी हो? से, तो भी क्रिया पुल्लिंग में होगी, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है। जैसे देखो, लड़की से नाचा जाता है, लड़की से विभक्ति यहाँ क्यों ना, कौन सी आ गई कर्ता के बाद? से, तो लड़की से नाचा जाता है, तो ये भावे प्रयोग है। जैसे वाच्य में भी आता ना, उसी प्रकार ये भावे प्रयोग है। तो हमें पद परिचय करते सब जब क्रिया का पद परिचय देंगे तो उसमें हमें प्रयोग को भी बताना होता है, कर्तृ प्रयोग है, कर्मणि या भावे प्रयोग है। तो बच्चों मैंने ये चैप्टर आप लोगों को क्रिया का समझा दिया, इसको ध्यानपूर्वक देखना, समझना।